Namaskar friends and welcome to this press conference on the recently concluded WTO 12th Ministerial Conference held after a gap of 5 years. To brief us more on the outcomes of the deliberations held in Geneva, we have with us Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal ji. My warm welcome to you, sir. I also welcome Additional Secretary, Department of Commerce, Shri Amit Yadav. To begin with, Honorable Minister will give introductory remarks on the outcomes of the various sectors during the 5-day deliberations. Then we will take some questions related to the subject. Over to Honorable Minister, sir. बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर जी। बहुत दिनों के बाद सबसे मिलना हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबसे पुनः एक बार चर्चा करने का मौका मिला। कल ही मैं वापस आया हूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस 12 में भारत की सफलतापूर्वक योगदान के बाद, और मुझे लगा कि एक बार आप सबके भी संज्ञान में आए कि किस प्रकार से भारत ने विश्व समूह के सामने जो कम विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी चिंताओं के बारे में बहुत ही तीव्रता से, मजबूती से बात रखी। कैसे भारत विकासशील देशों की आवाज बनके, बुलंद आवाज बनके आज खड़ा है, और कैसे भारत ने मल्टीलैटरलिज्म, यानी जो एक कई बार चर्चा आजकल सुनने में आती है कि विश्व समूह कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकते, अब जो भी काम है वो दो देशों के आपसी संबंध के आधार पर ही होगा, जिसको बायलैटरल कहते हैं। एक ये बड़ी चिंता चल रही थी कि बायलैटरल ही चलेगा आगे, दुनिया बढ़ गई है और मल्टीलैटरल बॉडीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है। भारत ने अपने कुशलता से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मार्गदर्शन देके हम सबको भेजा था, उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत ने, अगर क्रिकेट की भाषा में देखें तो फ्रंट फुट पे बैटिंग करी और एक विश्व ने स्वीकार किया कि भारत की बातों में तत्व है, भारत की बातों में जोर है, भारत की बातों में सच्चाई है और भारत की बातों में संवेदनशीलता है। और मैं समझता हूं कि आज जो पूरे विश्व में भारत का सम्मान है, आज जो पूरा विश्व भारत को इज्जत से देखता है, जिस प्रकार से भारत विश्व पटल पर एक उभरती हुई शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने एक तरफ तो वसुदैव कुटुंबकम की भावना को लगातार और बार बार उजागर किया है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, और दूसरी तरफ जहाँ छोटे देशों का, गरीब देशों का, विकासशील देशों का शोषण होता है या उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय होता है, जिस प्रकार से वो भारत में हर वर्ग की चिंता करते हैं, बिना भेदभाव के पूरे भारत में हर एक को लाभ पहुंचाते हैं अलग अलग योजनाओं का, वैसे ही विश्व पटल पर कम विकसित देशों के साथ भेदभाव ना हो, उनको भी बराबर का मौका मिले, उनका भी भविष्य उज्जवल होने के लिए उनको समय मिले, उसका प्रदर्शन हमने WTO की MC-12 में देखा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निकले हैं, वो कई वर्षों के बाद WTO ने इतने सारे निर्णय किए हैं। वैसे तो स्टेटमेंट भी 7 साल के बाद पहली बार WTO की मीटिंग के बाद निकल पाए। कई सारे विषयों पे प्रगति हुई है,
कई सारे विषयों पे निर्णय लिए गए और लगभग हर निर्णय में भारत की छाप दिखती है, भारत अग्रसर दिखता है, भारत की बात उसमें प्रमुखता देखने को मिलती है और लगभग जिन जिन विषयों पे भारत की कोई ज़रूरतें थी या चिंताएं थी, हम 100% सफल हुए हैं अपनी बात रखने में, अपनी बात को मंजूर कराने में और आगे के लिए हमारे मछुआरों का, हमारे किसानों का, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर का, गरीबों का, हर एक की जो चिंताएं थी उसको दूर करने में और हर एक के लिए एक आगे अच्छा उज्जवल भविष्य बने उसको सुनिश्चित करने में भारत पूरी तरीके से सफल हुआ है। हम किसी प्रकार के किसके दबाव में नहीं आए। कोई मौका नहीं था जब हमें जरा भी मजबूरी महसूस हुई। एक ताकत के साथ, मजबूती के साथ भारत खड़ा रहा। कुछ लोगों ने यह भी कहने की कोशिश की कि भारत कोई समझौता होने नहीं दे रहा है। वास्तविकता उससे बिल्कुल परे थी। वास्तविकता ये थी कि अलग अलग देश कई समझौतों पे अड़चने डाल रहे थे, ये सोच के कि भारत दब जाएगा, भारत को दबा लेंगे, भारत की बात को बुलंद नहीं होने देंगे, उजागर नहीं होने देंगे। सच्चाई ये है कि भारत विश्वास के साथ गरीब देशों की, कम विकसित देशों की, विकासशील देशों की आवाज़ बन के खड़ा रहा। भारत गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, मछुआरों की आवाज़ बन के खड़ा रहा। भारत ने छोटे उद्योग और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। भारत ने हर विषय पे बहुत खुला मन, खुला दिल भी रखा, लेकिन साथ ही साथ अपनी बात को तर्क के साथ सबके सामने रखा और एक संवेदनशील देश, एक संवेदनशील नेतृत्व का परिचय पूरे विश्व ने भारत का देखा। मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टीम वहाँ गई थी उसको समय समय पे मार्गदर्शन दिया, हमारा हौसला बढ़ाया, हमें हिम्मत दी कि हम आप सबकी चिंता, आप सबकी बातों को वहाँ पे ठीक से रख सके। हमारे ऊपर विश्वास किया कि हम भारत के हितों को वहाँ पे संरक्षण कर पाएंगे और मैं समझता हूँ कि आज पूरी तरीके से विश्व भी स्वीकार करता है कि भारत ने अपनी सब चिंताओं को भी संभाला, लेकिन साथ ही साथ विश्व की चिंताओं को भी मद्देनजर रखते हुए अच्छे निर्णय लाने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नेतृत्व दिखाया, नेतृत्व किया। छोटे बड़े समूह में वहाँ पे अलग अलग चर्चाओं में भारत ने अपनी बात भी रखी, साथ ही साथ दूसरों की बात समझते हुए विषयों को अंतिम छोर तक लेके गए, निर्णय तक लेके गए और अब भारत के प्रति एक अलग रिस्पेक्ट, एक अलग इज्जत के नज़रिए से पूरा विश्व दिखता है। भारत को डील मेकर के रूप में आज पहचाना जाता है, डील ब्रेकर नहीं। विश्व समझता है कि भारत जब कोई विषय उठाता है तो सोचे समझे विषय को रखता है, तर्क के साथ रखता है, देश हित और विश्व हित को सामने रखता है उसको, और विश्व के लिए जो अच्छा है उसी की बात भारत विश्व के सामने रखता है। मैं समझता हूँ आज हर भारतवासी को गौरवित महसूस करना चाहिए। हर भारतवासी का सम्मान किया गया, हर भारतवासी का सर कभी झुकने ना दे, इस प्रकार का भारत का प्रदर्शन WTO में रहा। भारत का सम्मान सर्वोप्रिय और भारत के सम्मान को पुनः एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफलतापूर्वक और मजबूत करके जिनेवा से लौटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We will now take questions. Okay, 1, 2, 3.
Hi, sir. I'm Kriti from Informist Media. So, sir, in April, I remember you had said. Shall I continue? Please. Yes, sir. So, in April, I remember you had said that India needs to have a strong rupee for wider good in foreign trade. So, rupee We was are today. talking about the World Trade Organization, right? Okay. Sir, still, I would want to finish the question. I had clarified that we'll be taking questions on the WTO conference only. और कोई? 105. मंत्री जी हमारा सवाल ये है कि डब्ल्यूटीओ में जो भारत ने जो पक्ष रखा तो आपने कहा कि एमएसपी सेक्टर में इसका बहुत फायदा होगा तो वो क्या चीज़? ऐसा है कि अगर डब्ल्यूटीओ सक्सेसफुल नहीं होता तो उसका नुकसान सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर को होता है, क्योंकि ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसमें एमएसएमई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, उनकी चिंताओं को विशेष प्रमुखता दी जाए, ये लगभग ज़रूरी रहता है। और इस बार भी जो आउटकम डॉक्यूमेंट निकला है उसमें हमने एमएसएमईज के प्रति पूरे विश्व में कुछ सहमति बने, पूरे विश्व में प्राथमिकता हो एमएसएमई क्षेत्र की, एमएसएमई को कुछ प्रायोरिटीज़ मिले, इस बात के ऊपर वहाँ चर्चा हुई है। और विशेष माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए जो फाइनल आउटकम डॉक्यूमेंट आया है उसमें प्रावधान किया गया है कि उसके प्रति आगे और चर्चा करके एमएसएमईज को कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको कैसे प्रायोरिटी मिले व्यापार में, विश्व व्यापार में, उसके ऊपर यहाँ पे आम सहमति बनी है। Number 17. Mike. खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने अपनी बात को किस तरह से रखा सर, और आगे जाते हुए जो फूड एक्सपोर्ट करना है जो कम विकसित देश हैं उस पर भारत का क्या रुख रहा और विश्व ने कैसे लिया इसे? फूड सिक्योरिटी के दो भाग हैं, एक तो हमारी कृषि से संबंधित है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि जो कोशिश हुई थी कि कृषि क्षेत्र में हमारे एमएसपी पे जो हम खरीद करते हैं या जो हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, इसके ऊपर पुनः विचार किया जाए या चर्चा की जाए और इसके ऊपर एक वर्क प्रोग्राम बनाया जाए, इसको भारत ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया। हमने कहा कि जो निर्णय 2015 में हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि भारत एमएसपी पे खरीद सकता है, भारत के पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे कोई आंच ना लगे और एफसीआई के भंडारण के ऊपर उसके लिए जो खरीदा जाता है उस पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या प्रश्न नहीं उठा सकता है, उस बात पे हम अड़े रहे और उसके कारण पुनः एक बार ये रीएस्टैब्लिश किया गया है कि देयर इज़ अ पीस क्लॉज और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे कोई प्रश्न नहीं उठेगा। सरकार एमएसपी की खरीद आगे भी लगातार जैसे चल रही है वैसे चालू रखेगी। जो सब्सिडीज़ हम देते हैं, चाहे वो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत हर किसान को देते हैं, चाहे सस्ते में या कुछ राज्य मुफ्त में बिजली देते हैं, चाहे फर्टिलाइज़र पे जो हम सब्सिडी देते हैं हमारे किसानों को, चाहे सस्ते में हम ऋण देते हैं, इन सब विषयों के ऊपर पूरी तरीके से भारत के पक्ष को स्वीकार किया गया है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और हमारे कृषि क्षेत्र पे कोई आंच ना लगा सके, इसके लिए भारत बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा। कुछ बड़े देशों ने कोशिश की कि इसके बारे में हमें प्रश्न पूछा जाए, पर मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि भारत के किसान पूरी तरीके से संरक्षित हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये निर्देश था कि इसमें 1 इंच भी ढिलाई नहीं होगी और कोई समझौता नहीं किया जाएगा जो हमारे किसानों के हित में नहीं है। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी की बात है, विश्व में हम माने जाते हैं विश्व में कि जब भी किधर कोई संकट आता है तो भारत तट पर रहता है लोगों को मदद करने के लिए।
कोविड के दौरान भी देखा गया, चाहे वो दवाइयाँ हों या खाद्य के पदार्थ हों, जिस जिस देश ने भारत से मांगा हमने उनको पर्याप्त मात्रा में दी। वैक्सीन हो, दवाइयाँ हो, गल्फ कंट्रीज़ ने खाने पीने का सामान मांगा तो हवाई जहाज से भेजे गए प्लेन लोड्स ऑफ फूड स्टफ्स भारत से अलग अलग गल्फ कंट्रीज़ में गए। आज भी चाहे वो यूएई हो, इज़राइल हो, चाहे वो ओमान हो, बांग्लादेश हो, इजिप्ट हो, अलग अलग देशों को भारत अनाज दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भारत ने बहुत अच्छी भूमिका विश्व को मदद करने की रखी है, आगे भी रखेगी। एक करार हुआ है जिसमें अगर कोई निर्यात के ऊपर किसी देश ने रोक लगानी पड़े अपने खुद के दिक्कतों के कारण, तो ऐसी रोक में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो WFP मदद करता है गरीब देशों की, जिन देशों में तकलीफ है, उसकी जो खरीद होती है उसके ऊपर हम कोई निर्यात पे रोक नहीं लगाएंगे। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिन देशों को मदद करता है वो वास्तव में बहुत ही पीड़ित देश होते हैं और उनको कभी कोई ज़रूरत पड़े तो भारत तो वैसे भी तट पर रहता है। हाल में ही अफगानिस्तान को ज़रूरत थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2 लाख टन का ऑर्डर दिया, भारत ने बिना विलंब किए उसको स्वीकार किया। और आपने तो देखा होगा जो पहला लॉट गया 10,000 टन का, कितना हर्ष और आनंद था अफगानिस्तान में, कितनी अच्छी क्वालिटी का माल वहाँ पे गया, वो लोग कितना खुश थे उससे। इसी के साथ लेकिन एक ज़रूर क्लॉज हमने भारत ने कहा था जो रखा गया है कि अगर कभी कोई विषय ऐसा हुआ जिसमें हमारे खुद की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी या भारत की ज़रूरतों की तकलीफ हो जिसके कारण हमें निर्यात को रोकना पड़े, तो भारत के पास वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास वो भी रहेगा कि अगर हमें खुद की ज़रूरत ज़्यादा लगती है तो वो प्राथमिकता होगी, तब हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में भी मना कर सकते हैं। धन्यवाद। 32. Sir, yes. So you had some agreement on patents about the vaccines to be exported. So which are the countries where you are going to have these exports of the vaccines? The इसमें वैक्सीन्स कोई खरीदना चाहे एक्सपोर्ट में से तो दैट इज परमिटेड, whoever wants to buy from India. In fact, we have offered to the whole world very affordable vaccines. What we have decided in WTO is about vaccine technology, the TRIPS waiver clause. As per international agreements on intellectual property, there are certain restrictions on using the technology of some other company, due to which there is almost a monopoly on the making of vaccines of a few countries and a few companies. Many developing countries were suffering because they did not have enough vaccines. They wanted to set up their own vaccine manufacturing, but they did not have the technology. So we have agreed at the WTO on certain concessions which will enable developing countries to set up vaccine manufacturing facilities related to COVID-19, and those companies which have the vaccine technology will help them in giving the technology and in setting up such vaccine manufacturing facilities. India, of course, has sufficient vaccine manufacturing. We have our own technology. We have our own ability not only to meet the needs of India but of other parts of the world at very affordable prices. So we really did not need that TRIPS waiver at this stage. But as I said earlier, India looks at the wider good of humanity and the wider good of all the countries in the world. So in the interests of the good of countries, let's say in Africa, who want to start manufacturing vaccines, India supported it very strongly, and we will continue to support the less developed countries so that they can become Atmanirbhar in vaccines. Number 86. Yes, sir. Hi, I am Sumit from Beyond TV channel. The question is on some issues now which have been delayed for the next ministerial meeting, which will be discussed then. So can you throw some lights on them, and how confident are you that those will be resolved in the next ministerial meeting?
Well, first of all, I think it's important that we celebrate the success of this meeting. The fact that so many outcomes came out, the fact that multilateralism is protected, something which the world had almost written off. And in the beginning of MC12 also, the expectation was of one or two small decisions. Nobody imagined that we'll come to decision on so many array of subjects. WTO reform, fisheries, how to stop illegal, unregulated or irregular fishing in the deep sea done by certain countries, certainly not India, which doesn't do this deep sea fishing, and we have total reporting of our fishing. So we have come up with several very, very important decisions. The TRIPS waiver, response to the pandemic, addressing concerns of food insecurity, a time-bound work program on extension of electronic transmissions, which earlier every year was taken for granted, 2 years it will get extended. This time while we have extended, we have also put a sunset clause that by December 23 and with a 3-month grace by March 24, a final outcome will be there what to do with this moratorium on electronic transmissions, particularly definition, if there should be a tax, whether there can be a global tax, like we have finalized an income tax. If there should be an exemption, what will be the terms and conditions of that extension, which products will be covered, which services will be covered. Similarly, on fisheries, we've discussed that in the next 4.5 years, we'll try to go to the next level so that all those countries who have actually hurt the fish stock in the world, because of their overfishing, the fish stock is getting depleted. Not India. Because India, our traditional fishermen fish in a very sustainable way. We are the only country in the world which stops fishing for 2 months in a year. Arabian Sea, I think from April to June, and or Bay of Bengal from April to June, and Arabian Sea from June to July. For 60 days, we are so conscious of our responsibility towards sustainable fishing that when the fish is breeding, we don't do fishing in India. This is the level of our respect for environment and nature. And therefore, when I said this to the rest of the world, it was widely appreciated, and that will be now discussed going forward. We believe that countries like India should get policy space to develop our fishermen, give them subsidies or support to become prosperous, and particularly when the world's biggest challenge is irregular and illegal fishing, unregulated and unreported fishing, deep sea fishing. We thought that is the first challenge we have to address, and therefore that agreement, which was our priority, has been accepted, and on other issues we'll have discussions. As regards being confident, I am a born optimist. So I always believe that solutions can be found if the intention is pure and there's fair, equitable and balanced outcomes. Which is why I say that this WTO success largely is because of India's leadership. This WTO is successful because we helped navigate everybody's viewpoints, the developed world and the developing countries. We brought them together to bring a consensus which was fair, equitable and balanced. 263. मैं मनोज इकोनॉमी इंडिया से। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक पेरेनियल इशू है वो WTO के हवाले से, क्या भारत इसे रेज नहीं कर सकता कि चाहे हमारा डोमेस्टिक फार्मर हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हो या वर्ल्ड वाइड हो, वो कॉस्ट प्लस प्राइसेस नहीं पा पाता है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है पॉलिसीज़ में। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, जापान, कनाडा, वो प्रोड्यूसर को सब्सिडी देते हैं अप टिल 70%, और हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूसर की सब्सिडी है इन एक्चुअल बेस वो -2 है। हम सब्सिडी ज़रूर देते हैं, फूड सब्सिडी, लेकिन वो कंज्यूमर सब्सिडी है। और जब इस हवाले से जो प्रोड्यूसर सब्सिडी जो देते हैं डेवलप कंट्री, तो इंटरनेशनल प्राइस हमेशा कम होता है फूड ग्रेन का, तो हम उसे इंपोर्ट ना करें, उसको लेकर के हम प्रोटेक्शन देते हैं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। और आज जबकि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कम हुआ है,
तो हमने एक्सपोर्ट को लेकर के प्रोटेक्शन दिया है कि हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई में मिसमैच ना हो जाए। तो जो डेवलप कंट्री है वो प्रोड्यूसर को कॉस्ट प्लस प्राइसेस दें और हमारे इंडिया में भी कॉस्ट प्लस प्राइसेस दिया जाए, न कि इनपुट सब्सिडी की जो कन्वेंशनल पॉलिसी है 50 सालों से जो ज़्यादा करप्शन रिडन है, और इसी को लेकर के अभी आंदोलन भी हुआ कि एमएसपी को लीगलाइज करो। तो ये जो मिसमैच है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में और डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, इसको डब्ल्यूटीओ को हवाले में आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, आपने तो पूरा एक लंबा एग्रीकल्चर के ऊपर प्रवचन दिया। वास्तविकता ये है कि भारत में डब्ल्यूटीओ के अंदर जो हमारे पास आज के दिन चल रहा है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना, ये हमारी प्राथमिकता थी, जिसको हमने सफलतापूर्वक इस मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस में किया। किसी प्रकार का आहत नहीं आने दिया जो भारत में चल रहा है उस पर। और रही बात आपने जो बाकी आपकी चिंताएं बताई, उसके लिए आपको उरुग्वे राउंड जो 1984-85 से लेके चला था, 86-87 में जो नियंत्रण लगाया गया भारत के ऊपर और अन्य देशों के ऊपर, जिसको फिर 94 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने स्वीकार किया। तो ये प्रश्न आपको उस समय के लोगों को पूछना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने भारत के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ किया उरुग्वे में 84-86 पीरियड में, और फिर उसको पूरी तरीके से स्वीकृत किया 94 के पीरियड में जब डब्ल्यूटीओ का निर्माण हुआ। तो वो गलतियां जो हुई थी उस समय, उससे बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और जो उस समय गलतियां कृषि में हुई थी वो मछुआरों के साथ ना हो, उसको हमने सफलतापूर्वक इस मिनिस्टेरियल में लड़ाई लड़ी और सफल हो के आए हैं। नंबर 11। सर, फिशरमैन की बात हो रही है। बॉर्डर पे हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहती है पड़ोसी देशों से। कभी हमारे फिशरमैन वो किडनैप कर वो पकड़ ले, गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो क्या उस बॉर्डर के लिए भी कहीं कोई ऐसा डिस्कस हुआ इस मामले में कि बॉर्डर पे सोल्यूशन हो? भाई साहब, वो एक अलग यूएन की संस्था है जो उस विषय के ऊपर चिंता करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो विषय डिस्कस नहीं होता। 175। Congratulations, sir, for your excellent this thing show. And my question is that these negotiations have been happening for a long time, and there has been a stalemate. So, what was different this time? As you said, that India has been leading the developing countries for in their right on various issues. What clinched the issue this time? And going forward, do you see actual reforms happening in the WTO? Well, I think the fact that over the last few years, Prime Minister Narendra Modi has been able to show the growing strength of India to the rest of the world. The fact that his leadership at the world stage today is so preeminent that the world respects his views, respects India's point of view on almost every international body. The fact that India is today now recognized as the voice of the developing world, and the world also sees that everything that we say is logical, is fair, is for the good of humanity, for the good of the world. The role that India has played in different multilateral and global bodies, be it G20, be it WTO, UN, be it World Health Organization, and various bodies. The fact that India's voice is the voice of the less developed countries and developing world. India's voice is fair, balanced, for the good of humanity, for the good of global good. This is now being recognized in all fora. And therefore at the WTO Ministerial also, when India spoke its mind, initially some people thought we were being naysayers, or we were causing WTO to fail or not come out with any decisions. But when we asked them to look at our content, see the merit of it, and talk to us, have a dialogue with us to understand our point of view,
I think all the countries realize that what India is saying makes eminent logic and is the right thing to do. And therefore, India was able to almost single-handedly achieve consensus in so many different subjects: agriculture, fisheries, WTO reform, response to the pandemic, TRIPS waiver, addressing the issue of food insecurity. So many, WTO reform, I think I mentioned, so many issues on which decisions have been taken, that now everybody is saying that thanks to India, this is probably one of the most successful ministerials that has ever been held in so many years. India's perception has transformed as a country that leads, that brings fairness, that brings balance, that helps bring solutions to the table, and that is the voice of a large section of the world which cannot be ignored. 89. So, the current TRIPS agreement which has been reached, what kind of benefit will the domestic pharma industry be able to draw from it? And going forward, you know, when it covers therapeutics and diagnostics as well as is likely to be, what would be the benefits then? And another question, you were also there to restart the EU FTA negotiations. So what kind of ambition are we looking at? Well, as regards the TRIPS waiver, it has two parts. One is the current vaccine production for COVID-19, and the second will be that in the next 6 months, hopefully therapeutics and diagnostics will come in. As far as vaccines go, clearly we all know that the country is fully vaccinated almost. We have sufficient types of vaccines. We have the world's first DNA vaccine. We now have an mRNA vaccine. We have a nasal spray. And successfully, India has led the world in vaccines. So for the current strains of COVID-19, frankly, we don't need this TRIPS waiver. We have supported it more for the other developing countries who wish to manufacture vaccines. But God forbid a new strain of COVID-19 comes in. And our scientists, though I'm very confident they'll find a vaccine for that also. But if somebody else finds it before us, then at least in the next 5 years, should a new strain of COVID-19 come, and somebody else finds a vaccine which is not yet available in India, we can use the TRIPS waiver to start manufacturing that vaccine in India also. In the meantime, I have offered to many developing countries and countries around the world that if they want vaccines production in their country, our vaccine manufacturers are ready, willing and happy to support them to set up manufacturing facilities in their countries. In fact, I made a few calls while I was there to talk to my pharma industry and check whether I can make this offer. And they were, and as is every Indian, whether businessman or citizen, every Indian always looks at public good. So the company spontaneously said, you can offer our technology and we'll be happy to set up factories anywhere in the world. That is the goodness intrinsic in 135 crore Indians that I was representing there, that Prime Minister Modi had guided me how to put forward our point of view, and therefore we were so successful in getting these results. In the future, once diagnostics, therapeutics come in, should we not have the technology that somebody else has, we can use the TRIPS waiver to start manufacturing it with their technologies in India. And this waiver also helps you for 5 years, from now until 5 years, to export 100% of your production that any country may make using this TRIPS waiver. Otherwise, up to 49% is only allowed in compulsory licensing. After this TRIPS waiver, up to 100% will be allowed. So that, let's say, if a small African country manufactures these vaccines, their own requirement may be very small, but they can sell it to other countries all over Africa after this TRIPS waiver to make it a viable, economically viable scale of operation. As regards the EU-India free trade agreement,
I'm delighted to share with all of you that on the 17th, we formally started the negotiation process. His Excellency Minister Valdis, the Trade Commissioner of European Union, and I jointly flagged off negotiations. On Thursday, 3 days from now, the European Union team will be landing in Delhi, and we'll be starting our discussions towards an equitable and balanced free trade agreement. It's a large market, 27 countries. It's a prosperous market, very many prosperous countries there. They are one of the world's largest trading groups, with 27 countries, both in import and export, having a big share of the world market. It'll open the doors, we believe, to our textiles, pharma, leather goods, sports goods, some agricultural products. So we have a lot of handlooms, handicrafts. All of these will get a bigger market in Europe. Our exports will increase. And wherever they have strengths, particularly in modern technology or high precision equipment, we will get the benefit of their technologies coming to India. Similarly, services, both sides will get an opportunity to support each other and expand services inter, say, European Union and India. We are, of course, a large provider of services in many European countries. That will get an increased opportunity. In addition to that, we also are looking at an investment agreement and a geographical indicators agreement so that we respect each other's GIs. As you may be aware, India has probably amongst the world's highest number of GIs. So our GI products will get protection and bigger markets in European Union. We will also get larger flow of investments from Europe. Europe is a very prosperous country with large pool of investment surplus and capital. So it is a win-win for both countries. I believe it is in the interest of India, our Indian businesses, our Indian MSMEs, our Indian farmers, that this agreement happens. It will also be good for Indian consumers, because our Indian consumers will get high quality products, and that will encourage India also to improve the quality of manufacturing in India as we move more and more towards global standards, which I'm sure you will recall Prime Minister Modi has been saying, I have been saying, all of us have been saying on different fora that India should be recognized in the world as a global producer of quality goods at affordable prices. If there are no further questions, we'll close the press conference now. Okay. Thank Last you. question. One question, sir. सर हिमांशु एनडीटीवी से एक बात जो बहुत प्रमुखता से भारत की तरफ से कही गई, आपने भी कहा, हमने रिपोर्ट भी किया कि कोविड महामारी के दौर में WTO अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सका। वहाँ पर क्या मैंने कब कहा ये? नहीं, ये आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। आप में से किसी ने सुना मैंने ये कहा है? नहीं, तो जरा जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, शायद आपका कैमरा हो तो नहीं सॉरी देख के बोलना मेरे नाम। सॉरी सर, ये था कि सर WTO को वहाँ पे बैठक में क्या आपको लगता है कोई नई थिंकिंग नज़र आए कि भविष्य में इस तरह की अगर महामारी आती है तो WTO को आगे क्या करना चाहिए? और दूसरी बात सर कि जो खाद्य सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं वो कहाँ तक दूर हो पाई हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और जो गरीब देश हैं उन तक सही अनाज पहुँचे, इसको लेके क्या आपको लगता है वहाँ पर कोई नई थिंकिंग सामने आई कि किस तरह से खाद्य सुरक्षा के संकट से निपटा जाए? स्वाभाविक है कि WTO भी इवॉल्व कर रहा है समय के साथ, और उसका परिचय आपको मिलता है WTO रिफॉर्म का। पूरा हमने एग्रीमेंट किया है कि WTO के जो काम करने के ढंग हैं, तरीके, तौर तरीके हैं, जब 35 साल हो गए, जब 27 साल 28 साल हो गए हैं, तो एक बार पुनः विचार करना चाहिए। और ख़ासतौर पे एक तरीके से WTO गैट से ड्रॉ करता था, तो एक तरीके से तो 60-70 साल हो गए ये तरीके काम करने के तरीके के। तो WTO रिफॉर्म को फास्ट ट्रैक करने का निर्णय लिया गया। लेकिन भारत ने जो बात रखी थी
कि WTO का रिफॉर्म WTO ही तय करेगा, कोई बाहर वाला नहीं बताएगा, और उसमें कंसेंसस का प्रिंसिपल, और जो गरीब और विकासशील देशों के लिए, लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, SNDT जिसको बोलते हैं, इन विषयों को, जिसको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ WTO कहते हैं, उसको सुरक्षित रखने में भारत सफल हुआ। तो एक प्रकार से नई सोच तो लगातार रहनी चाहिए, हर संस्था को रखनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हो या देश के अंदर हो, नई सोच को ही हमारी सरकार भी बराबर लगातार उजागर करती रहती है। मैं समझता हूँ हमारे पत्रकार बंधुओं में भी समय समय पर नई सोच आती होगी, आप लोग भी इवॉल्व करते हो समय के साथ। एक ज़माने में सिर्फ प्रिंट होता था, प्रिंट से पहले तो रेडियो था, रेडियो से प्रिंट, प्रिंट से टेलीविज़न, अब सोशल मीडिया, डिजिटल, आगे पता नहीं आप लोग नया कुछ और भी तरीके लाओगे। तो ये तो दुनिया में वो पुराना एक कहावत है ना, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। तो WTO भी इज ऑलवेज गोइंग टू लुक फॉर चेंजिंग फॉर द बेटर। अब उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में डाल दिए। और जहाँ तक खाद्य सुरक्षा की बात है, इस पे बहुत विस्तार से वहाँ चर्चाएं हुई हैं। भारत का जो रोल है वो बड़ा ही सराहनीय रहा है। कई देशों ने भारत की तारीफ की, और कई देश जिनको भारत समय समय पे मदद करते रहता है, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पे और बैठकों में भी बहुत अच्छे शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के लोगों की को धन्यवाद भी दिया। मुझे एक मंत्री ने तो एक मैसेज भेजा, शायद मैंने अभी इरेज कर दिया हो, मैं नाम नहीं लूँगा, ये सब हमारे आपस की होती है। गल्फ का एक बहुत बड़ा देश है, बहुत समृद्ध देश है, जिसके ट्रेड मिनिस्टर ने मीटिंग के बाद वो US चले गए, वहाँ से मुझे मैसेज भेजा, 1,000,000 थैंक्स। बस इतने ही शब्द थे, 3 ही शब्द थे, 1,000,000 थैंक्स, बट दैट सेज इट ऑल। Thank you. Thank you very much, sir. We close the press conference now. Thank you.